था सिंपली। अगर हमने देखा तो जो आर एस मिरर फॉर्मूला वो भी रेजिस्टेंस आर क्या आ जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे आप सब लोग। कल वाली क्लास में हम लोगों ने एरर एनालिसिस का डिस्कशन किया था, कितनी तरह के एरर्स होते हैं और उनको कैलकुलेट कैसे किया जाता है ना। कोई फिजिकल क्वांटिटी है जो कि नहीं दो फिजिकल क्वांटिटी या दो से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटीज़ के सम के बराबर है, डिफरेंस के बराबर है, मल्टीप्लिकेशन के बराबर है या डिवीजन के बराबर है। तो हमने ये सीखा था कि उनमें एरर प्रोपिगेट कैसे होता है। ये कल का हमारा डिस्कशन था। आज की क्लास में जैसा मैंने कल भी बोला था कि हमारी नेक्स्ट क्लास होगी जिसमें हम लोग एरर एनालिसिस के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। इसमें कुछ PYQ करेंगे और कुछ इन जनरल क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास जो है हमारी प्योरली क्वेश्चन बेस्ड रहेगी। आप अपनी नोटबुक निकाल लीजिए, ठीक है, और जैसे ही क्वेश्चन दिखेगा उसको पहले खुद से अटेम्प्ट करना है। ठीक है, उसके साथ साथ मैं भी अटेम्प्ट करूंगा, लेकिन आपने पहले खुद से आंसर निकालना है कि आपका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एरर एनालिसिस के कुछ PYQ और इन जनरल कुछ क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है द परसेंटेज एरर in the measurement of a mass and speed are 2% and 3%। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड स्पीड आर 2% एंड 3% रिस्पेक्टिवली। हाउ मच विल बी द मैक्सिमम एरर इन द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर उसने कुछ एब्सोल्यूट एरर नहीं पूछा, कुछ मीन नहीं पूछा, उसने सीधा ही आपको परसेंटेज एरर दे दिए। ठीक है, मतलब काइनेटिक एनर्जी जो है मास पे डिपेंड करती है, वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, तो आपको सीधे मास और वेलोसिटी के अंदर परसेंटेज एरर ही दे दिए। ठीक है, ये बिल्कुल आपको बना बनाया सब कुछ मिल गया। इसके अंदर सिंपली 2 मल्टीप्लिकेशन है और 1 एडिशन है। ठीक है, इससे आपका ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। देखिए कल हमने बात करी थी कि जब कभी भी आपके पास कोई फिजिकल क्वांटिटी होती है, जैसे सपोज करो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है, तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो है हाफ mv²। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो मास पे डिपेंड कर रही है और वेलोसिटी के स्क्वायर पे डिपेंड कर रही है। तो हमने बोला था कि जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी दो क्वांटिटीज के मल्टीप्लिकेशन यानी उनके प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है तो एरर कैसे प्रोपेगेट होता है। तो हम बोलते थे फ्रैक्शनल एरर इन द काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, फ्रैक्शनल एरर इन द काइनेटिक एनर्जी वो हो जाएगा एरर यानी फ्रैक्शनल एरर इन द मास प्लस जो भी इसकी पावर होती है उसको आगे ले आते हैं। ठीक है, एंड फ्रैक्शनल एरर इन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। ये फ्रैक्शनल एरर आ गया। अगर मैं इसको दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे फॉर एग्जांपल इधर भी मैंने इसको लेट्स से 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और इस साइड भी काइनेटिक एनर्जी को मैंने लेट्स से 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब भी हम फ्रैक्शनल एरर को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मेरे पास बन जाता है परसेंटेज एरर। इसका मतलब मेरे पास इस साइड बन गया परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इधर आ गया मेरे पास ये 100, इसके साथ भी जाएगा, इसके साथ भी जाएगा, तो ये बन जाएगा परसेंटेज एरर इन मास। ठीक है, प्लस 2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन वेलोसिटी। ठीक है, परसेंटेज एरर इन v। तो ये सिंपल फॉर्मूला लगाना है आपने। अगर आपको परसेंटेज एरर दे दिए हैं और किसी फिजिकल क्वांटिटी में परसेंटेज एरर पूछ लिया है तो सिंपल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके ही आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो मेरे पास आ जाएगा परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू परसेंटेज एरर इन मास उसने आपको दे दिया 2%। ठीक है, प्लस 2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन वेलोसिटी आपको दे दिया उसने 3%। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, सिंपल आंसर आ जाएगा 2 + 6 दैट इज 8%। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी के अंदर जो परसेंटेज एरर आएगा दैट इज 8%। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था कि काइनेटिक एनर्जी थी मास और वेलोसिटी पे कुछ इस तरीके से डिपेंड कर रही थी। तो मैंने कल भी बताया था जनरल रूल जो हमने कल पढ़ा था ना, कि जिसमें हम क्या करते थे, अगर मान लो कोई फिजिकल क्वांटिटी Q है वो 2 या 2 से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज की कुछ नेगेटिव पॉजिटिव पावर पे डिपेंड करे तो सबसे पहले हम उसकी पावर आगे ले आते हैं मल्टीप्लाइड बाय उस क्वांटिटी में फ्रैक्शनल एरर। अच्छा, पावर को जब आगे लेके आते हैं तो हम उसका साइन कंसीडर नहीं करते हैं, सिर्फ उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं। मान लो पावर 2 है, +2 है तो 2 आगे आ जाएगी। अगर मान लो पावर -2 होती तो भी उसका साइन कंसीडर नहीं करना, क्योंकि एरर सब्ट्रैक्ट नहीं होता, एरर हमेशा ऐड होता है। ये कल की क्लास में भी हमारा यही डिस्कशन था। यस और नो? ठीक है, अब देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, ये जेईई मेन 2024 का ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है इफ द परसेंटेज एरर इन
measuring the length and the diameter of the wire are 0.1% each। मतलब लेंथ को मेजर करते हैं उसके अंदर भी 0.1% का एरर है, और डायामीटर मेजर कर रहे हैं तो उसके अंदर भी 0.1% का एरर है। देन द परसेंटेज एरर इन मेजरिंग इट्स रेजिस्टेंस, तो कह रहा है कि इसका जब हम रेजिस्टेंस मेजर करेंगे तो उसके अंदर परसेंटेज एरर कितना होगा। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखिए रेजिस्टेंस के बारे में पूछा, तो आपको क्या करना, सबसे पहले रेजिस्टेंस का फॉर्मूला याद करना जो इन टर्म्स ऑफ लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, रेडियस या डायमीटर की टर्म में आपने क्लास 10th में भी पढ़ा है। मुझे अच्छे से याद है, हम लोगों ने पढ़ा था रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करता है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे इनवर्सली डिपेंड करता है। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को, क्योंकि सिलेंड्रिकल वायर है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को मैं लिख सकता हूं पाई आर स्क्वायर, है ना। और अगर डायमीटर की टर्म में लिखना चाहूं तो पाई डी स्क्वायर बाय 4। प्रोपोर्शनलिटी को हटाते थे तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी रो आता था जिसको हम बोलते थे डेंसिटी, जिसको बोलते थे रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर, रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर बोलते थे। अब ये जो रेजिस्टिविटी है ये हमने वहां पे भी पढ़ा था, ये वायर के डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करती है, ये सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। मतलब अगर मैं फ्रैक्शनल एरर या परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस निकाल रहा हूं और मुझे लेंथ में या मान लो डायमीटर के अंदर परसेंटेज एरर दिया तो रेजिस्टिविटी का उसके अंदर कोई रोल नहीं है, क्योंकि रेजिस्टिविटी इसमें कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करेगी। और दूसरी चीज, हमारे पास यहाँ पे जो नंबर्स हैं, जैसे ये 4 ऊपर जाएगा, 4 रो डिवाइड बाय पाई, बचेगा मेरे पास L अपॉन डी स्क्वायर, तो ये कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे परसेंटेज एरर कैलकुलेट करने में। तो मुझे बस ये देखना है कि रेजिस्टेंस L पे कैसे डिपेंड कर रहा है और रेजिस्टेंस D के ऊपर यानी डायमीटर के ऊपर कैसे डिपेंड कर रहा है। तो सिंपली निकालते हैं। सबसे पहले मैं लिखता हूँ फ्रैक्शनल एरर इन रेजिस्टेंस। फ्रैक्शनल एरर कैसे लिखेंगे, डेल्टा आर बाय आर, ऐसे ही लिखते हैं फ्रैक्शनल एरर, जिसको कल हमने रिलेटिव एरर भी बोला था। याद है, एक बार पीछे नोट्स देख लीजिए, मैंने कल इसी को रिलेटिव एरर या इसी को फ्रैक्शनल एरर बोला था। ठीक है, अब देखिए मैंने अभी बोला कि ये जो नंबर है, जैसे रो कांस्टेंट है, रो लेंथ पे डायमीटर पे डिपेंड नहीं करती, मटेरियल की प्रॉपर्टी है, इसको छोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पे दूसरी क्वांटिटी क्या है, लेंथ, और लेंथ की पावर है 1। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, डेल्टा एल डिवाइड बाय एल, देन प्लस, अब यहाँ पे d ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर -2 हो जाएगी। बट मैंने बार बार यही बोला है कि पावर का नेगेटिव साइन कंसीडर नहीं करना, पावर का सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है, दैट इज 2। तो मेरे पास आ जाएगा 2 फ्रैक्शनल एरर इन द डायमीटर ऑफ द वायर। अब देखिए उसने हमें फ्रैक्शनल एरर तो नहीं दिए, उसने तो परसेंटेज एरर दिए हैं। तो क्या करेंगे, फ्रैक्शनल एरर को जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाते हैं, परसेंटेज एरर। तो इसी क्वेश्चन के अंदर, इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिखता हूं, इसी क्वेश्चन के अंदर हमारे पास हो जाएगा डेल्टा आर डिवाइड बाय आर इंटू 100 कर देंगे, इज इक्वल टू, नेक्स्ट है मेरे पास डेल्टा एल डिवाइड बाय एल, इसको भी 100 से कर देंगे, प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा डी डिवाइड बाय डी, इसको भी हम लोग 100 से करेंगे। तो ये जो क्वांटिटी यहाँ बनी और ये जो क्वांटिटी यहाँ बनी, ये बन गया परसेंटेज एरर इन लेंथ एंड दिस इज परसेंटेज एरर इन डायमीटर। और क्वेश्चन में उसने बोल रखा है, एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन में उसने बोल रखा है कि लेंथ के अंदर और डायमीटर के अंदर परसेंटेज एरर सेम है, दैट इज 0.1%। ठीक है, बस सिंपली सब्स्टिट्यूट करिए, आंसर आ गया। ठीक है, तो परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस आर क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा लेंथ के अंदर 0.1% प्लस 2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन द डायमीटर, ये भी उतना ही है जितना लेंथ के अंदर है, दैट इज 0.1%। टोटल आंसर आ जाएगा, ऐड करोगे तो 0.3%। जेईई मेंस 2024 का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपने देखा सिंपल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर आ रहा है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस जिसके बारे में वो पूछ रहा है वो फिजिकल क्वांटिटी लेंथ पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, डायमीटर पे या रेडियस पे कैसे डिपेंड कर रही है। ठीक है, सिर्फ इतना लॉजिक अगर आपको आता था इस क्वेश्चन में तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, सिंपल मल्टीप्लिकेशन और एडिशन ही था। अंडरस्टैंड। तो ये जेईई 2024 का हमने अभी एक क्वेश्चन किया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि अ फिजिकल क्वांटिटी Q, ये कोई फिजिकल क्वांटिटी Q हमें दे रखी है और बोला है इसके अंदर 4 आप देखिए क्वांटिटीज और हैं, A B C D। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी Q के फॉर्मूले में 4 फिजिकल क्वांटिटीज और दे रखी हैं, A B C D। कह रहा है द परसेंटेज एरर इन A B C एंड D आर 1%, 2%, 4% एंड 2% रिस्पेक्टिवली। यानी A के अंदर पहले से ही परसेंटेज एरर दे दिया, B के अंदर भी पहले से ही परसेंटेज एरर दे दिया,
सी के अंदर एंड डी के अंदर पहले से उसने परसेंटेज एरर दे दिया। तो जब भी आपको परसेंटेज एरर क्वेश्चन के अंदर मिल जाए, मतलब लिखा लिखाया मिल जाए, तो मतलब आपका काम कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स का रह जाता है। कुछ नहीं करना, जस्ट उनकी पावर्स को उनके कॉरस्पॉन्डिंग फ्रैक्शनल एरर के साथ मल्टीप्लाई करवाना, आंसर कैलकुलेट कर लो। ठीक है, जैसे हमें क्यू में परसेंटेज एरर कैलकुलेट करने के लिए बोला है, तो मुझे पता है पहले तो मैं लिखूंगा डेल्टा क्यू डिवाइड बाय क्यू। फिर क्या करना होता है, जो भी उस क्वांटिटी की पावर है उसको आगे ले आना है। तो ए का स्क्वायर दिख रहा है मुझे, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स डेल्टा ए बाय ए, देन प्लस आगे क्या दिख रहा है मुझे 3/2, पावर आगे आ जाएगी, और फ्रैक्शनल एरर इन बी। आगे क्या दिख रहा है, सी की पावर 4, लेकिन डिनोमिनेटर में ऊपर जाएगी तो सी की पावर -4, पर फिर से नेगेटिव साइन नहीं लेना, साइन हमेशा पॉजिटिव लेना है। 4 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा सी डिवाइड बाय सी, प्लस फिर से डी की पावर है मेरे पास हाफ, डिनोमिनेटर में ऊपर जाएगी -हाफ, बट फिर से नेगेटिव नहीं लेनी, सिर्फ पॉजिटिव पावर कंसीडर करनी है। सो आंसर आ जाएगा 1/2 इंटू डेल्टा डी डिवाइड बाय डी। ठीक है, और अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जितने भी क्वांटिटीज हैं इन सबको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो फ्रैक्शनल एरर ये जो पड़े हुए हैं ये सारे के सारे परसेंटेज एरर बन जाएंगे। ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा परसेंटेज एरर इन क्यू, परसेंटेज एरर इन क्यू क्या बन जाएगा 2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन, ये क्या बन जाएगा डेल्टा ए बाय ए इंटू 100 करूंगा तो परसेंटेज एरर इन ए, परसेंटेज एरर इन ए दे रखा है दैट इज 1%, प्लस 3/2 इंटू नेक्स्ट है डेल्टा बी अपॉन बी, डेल्टा बी अपॉन बी, इसको जैसे ही 100 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी क्या बन जाएगा परसेंटेज एरर इन बी, और परसेंटेज एरर इन बी दे रखा है हमें 2%, तो ये हमें दे रखा है 2%। नेक्स्ट प्लस 4 इंटू डेल्टा सी बाय सी, इसको भी अगर 100 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा परसेंटेज एरर इन सी। तो परसेंटेज एरर इन सी भी हमें दे रखा है, कितना दे रखा है 4% दे रखा है, रिस्पेक्टिवली में बोला हुआ तो ये 4% है। ठीक है, लास्ट 1/2, नेक्स्ट है इसको भी अगर 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा परसेंटेज एरर इन डी, ये भी हमें दे रखा है दैट इज 2%। ठीक है, ये कट गया 2 से 2, 4 इंटू 4 16, ये वाली 2 कट गया, हमारे पास आ गया 2% प्लस 3% प्लस 16% प्लस 1%, है ना। तो इसको सबको ऐड करेंगे 17 और 3 20 और 2 22, तो 22% एरर आएगा इन क्यू। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, मैं बार बार यही बात बोल रहा हूं आपको कि जब आपको किसी क्वेश्चन के अंदर उसने परसेंटेज एरर पहले से ही दे दिया तो आपका काम उसने 70 to 80% आपका काम आसान कर दिया, बस आपको पावर आगे लेके आके कॉरस्पॉन्डिंग परसेंटेज एरर मल्टीप्लाई करने और सिंपल एडिशन करना, आपका क्वेश्चन विद इन हाफ मिनट हो जाता है। ठीक है, अगर ऐसा दिया हुआ है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इसमें देखिए द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज 5.3 प्लस माइनस 0.1। तो मैंने कल भी बताया था कि कभी भी किसी फिजिकल क्वांटिटी को इस नोटेशन में लिखा हुआ है तो ये उस क्वांटिटी की एक्चुअल वैल्यू या ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू होती है। यहां पे ये जो चीज होती है इसको बोल देते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर, या इसको डेल्टा से डिनोट करते हैं। अभी जो पीछे फिजिकल क्वांटिटीज जितनी भी मैंने लिखी थी, जैसे डेल्टा डी लिख रहा था, तो एक्चुअली ये डेल्टा डी है, ये उस क्वांटिटी की एक्चुअल वैल्यू जिसको डी बोला हमने। ठीक है, तो इसका मतलब बोला उसने रेडियस ऑफ द स्फीयर, इसका मतलब ये लिखा उसने रेडियस इज, रेडियस का मीन वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा आर, एम भी बोल सकते हो या सिंपली इतना ही लिख देते हैं डेल्टा। ठीक है, तो वो दिया हुआ मुझे, ये उसने मुझे दिया हुआ है 5.3 प्लस माइनस ये उसने मुझे दे रखा 0.1 सेंटीमीटर। हर फिजिकल क्वांटिटी ऐसे ही लिखी जाती है। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन इट्स वॉल्यूम, इसके वॉल्यूम में परसेंटेज एरर कैलकुलेट करिए। तो स्फीयर बोल रहा है तो स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला याद कीजिए, स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, सबको याद है 4/3 पाई आर क्यूब। सो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि उसने वॉल्यूम में पूछा, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। अब मैंने फिर से बोला था पीछे भी जब हमने रेजिस्टेंस वाला क्वेश्चन किया है तब भी मैंने बोला था कि आगे जो नंबर होता है वो एरर में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, तो इसको तो भूल जाइए, 4/3 पाई को तो भूल जाइए। मतलब जो फ्रैक्शनल एरर इन वॉल्यूम आएगा वो सिर्फ और सिर्फ आर की 3 पे डिपेंड कर रहा है, और अगर आर की 3 पे डिपेंड कर रहा है तो फ्रैक्शनल एरर निकालने के लिए क्या करते हैं, वो पावर आगे ले आते हैं
वो पावर हम लोग यहाँ ले आएंगे और हमारे पास आ जाएगा डेल्टा आर बाय आर। ठीक है, ये जो रखी हुई है चीज यहाँ पे, ये है फ्रैक्शनल एरर इन रेडियस। तो जब भी आपके पास रेडियस कुछ इस तरीके से लिखा होता है और उसके अंदर अगर आपको फ्रैक्शनल एरर कैलकुलेट करना है, यानी डेल्टा आर बाय आर कैलकुलेट करना, तो यहाँ पे तो डेल्टा आर आ गया, नहीं यहाँ पे उसकी मीन वैल्यू आती है। ठीक है, यहाँ पे आती है उसकी मीन वैल्यू। तो डेल्टा आर कितना है आपके पास, 0.1 डिवाइड बाय आर एम है 5.3, आर एम की वैल्यू है 5.3। अंडरस्टैंड? तो यही चीज तो हमें चाहिए थी, तो निकाल लेते हैं। डेल्टा वी डिवाइड बाय वी इज इक्वल टू 3 इंटू, यहाँ से मेरे पास आ जाएगा डेल्टा आर की वैल्यू है 0.1 डिवाइड बाय 5.3, ये कुछ बन जाएगा 0.3 डिवाइड बाय 5.3। ये आ गया मेरे पास फ्रैक्शनल एरर इन द वॉल्यूम। लेकिन उसने पूछा क्या, उसने तो परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम पूछा है, तो परसेंटेज एरर निकालना तो दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं। मेरे पास आ जाएगा परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम, कैसे आएगा, डेल्टा वी और अपॉन वी तो हम निकाल चुके हैं, जस्ट इसको 100 से मल्टीप्लाई करिए तो मेरे पास आ रहा है 0.3 डिवाइड बाय 5.3। अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो परसेंटेज एरर मुझे पता चल जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली ये कुछ 5.7% के अराउंड बनेगा। ठीक है, कुछ 5.7 के अराउंड बनेगा, 5.7% के अराउंड। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। इसमें थोड़ा सा एक नई चीज आपको देखने को मिली कि अगर आपको किसी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू इस फॉर्म में दी है, इस वाली फॉर्म में, जैसे 5.3 प्लस माइनस समथिंग दिया है, तो वो जो प्लस माइनस में दिया होता है वो आपका डेल्टा ऑफ दैट क्वांटिटी डिवाइड बाय जो फर्स्ट वाला पार्ट होता है वो उसकी मीन वैल्यू होती है। तो जब भी फ्रैक्शनल एरर निकालना है, ये जो प्लस माइनस में है डिवाइड बाय ये जो मीन वैल्यू है, आपको उससे फ्रैक्शनल एरर मिल जाएगा उस क्वांटिटी का। अंडरस्टैंड? आगे भी ऐसे क्वेश्चन देखते हैं अभी हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 है, ये क्वेश्चन अच्छा है, इस तरह का क्वेश्चन एक बार जेईई एडवांस में भी पूछा गया है, उस क्वेश्चन को भी हम लोग करेंगे, लेकिन वो रेजिस्टेंस के लिए नहीं पूछा था, वो एक्चुअली लेंस की फोकल लेंथ के लिए पूछा था। उस क्वेश्चन पे भी आते हैं, एक बार इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि टू रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंसेस, एक का रेजिस्टेंस R1, अब देखिए फिर से उसने R1 किस फॉर्म में दिया, जैसा अभी मैंने पीछे बोला था कि यहां पे उसकी मीन वैल्यू पड़ी रहेगी, साथ में उस क्वांटिटी के अंदर जो एरर है यानी कि जो डेल्टा R1 है। ठीक है, सिमिलरली जो दूसरा रेजिस्टर है उसको भी इसी फॉर्म में लिखा गया है, उसको भी देखिए क्या लिखा है, 200 ओम प्लस माइनस 4 ओम। ये जो प्लस माइनस 4 ओम लिखा है ना, ये एक्चुअली डेल्टा R2 है। तो आपको सबसे पहले ये पहचानना आना चाहिए कि इस फिजिकल क्वांटिटी में कौन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। अंडरस्टैंड? तो जैसे मुझे R1 दिखा, जैसे मुझे R2 दिखा, उसने फिर बोला है आर कनेक्टेड, पहले कह रहा सीरीज में कनेक्ट किए, फिर कह रहा दूसरे पार्ट में पैरेलल में कनेक्ट किए, तो क्या कह रहा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए। ठीक है, हमने क्लास 10th में भी पढ़ा था कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल में क्या होता है। सीरीज में तो सिंपली रेजिस्टर्स ऐड हो जाते हैं, और हमारे पास पैरेलल में क्या होता है कि उनके रेसिप्रोकल्स ऐड होते हैं। तो करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को करते हैं सीरीज में। सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज, अगर इनको हम सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं तो हम ले लेते हैं, लेट्स से आर एस बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, लेट आर एस बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अच्छा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं तो हमारे पास आ जाएगा R1 प्लस R2। जैसा मैंने बोला कि सीरीज में सिंपली उनका सम होता है। ठीक है, अलजेब्रिक सम। सो आर एस आ जाएगा मेरे पास, R1 की वैल्यू कितनी है, 100 प्लस माइनस 3, देन प्लस R2 की वैल्यू कितनी है, 200 प्लस माइनस 4। ठीक है, अब देखिए जब आप RS का RS का वैल्यू निकाल रहे हैं तो आप R1 की मीन वैल्यू के अंदर R2 की मीन वैल्यू ऐड करेंगे, और R1 के अंदर जो एरर है यानी कि जो डेल्टा R1 है उसके अंदर डेल्टा R2 ऐड करेंगे। ठीक है, इसमें गलती नहीं करनी है। मतलब मेरे पास आ जाएगा 100 प्लस 200, ये तो आ जाएगा इस सीरीज का मीन, देन प्लस माइनस जो R1 के अंदर फ्रैक्शनल एरर है दैट इज R1 के अंदर जो एरर है दैट इज 3, प्लस जो R2 के अंदर एरर है दैट इज 4। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 300 प्लस 7, तो हमारे पास RS आ जाएगा यहां से 300
प्लस माइनस 7 ओम। ठीक है, इस तरीके से हम लोग मान लो दो रेजिस्टर सीरीज में कनेक्ट किए हैं और उनका जो R1 और R2 है वो हमें कुछ इसी फॉर्म में दिया, मीन वैल्यू प्लस माइनस एरर करके। तो उस तरीके से मतलब एडिशन ही था सिंपली। अगर हमने देखा तो जो RS था वो R1 और R2 का एडिशन ही तो था। तो एडिशन में तो कल भी मैंने आपको बताया था कि एरर जो होता है दोनों में वो ऐड होता है और क्वांटिटीज भी आपस में सीधी ऐड हो जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर ये सीरीज में नेट रेजिस्टेंस आया तो इसकी ये आई है मीन और ये आया है उसके अंदर मीन एब्सोल्यूट एरर, जिसको हम बोलते थे डेल्टा RS। यानी कि ये हमारे पास है डेल्टा RS। और अगर हम इसकी बात करें तो ये है मेरे पास RS का मीन। अब इसी क्वेश्चन में अगर इस क्वेश्चन को एक्सटेंड करते वो पूछ लेता आपसे परसेंटेज एरर या फ्रैक्शनल एरर इन RS, तो आपको कुछ नहीं करना था। आपको क्या निकालना था? अगर वो फ्रैक्शनल एरर आपसे डिमांड कर रहा है तो आपसे यही तो पूछ रहा है ना? अगर यही पूछ रहा है तो कर दीजिए, क्या करना है, 7 डिवाइड बाय 300। और इसके बाद अगर परसेंटेज एरर पूछता तो फिर से आप किसके साथ मल्टीप्लाई करते, 100 से मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, एडिशन के अंदर पहले उस फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू निकाली जाती है, फिर उसके लिए हम लोग एरर्स को कैलकुलेट करते हैं अगर फ्रैक्शनल पूछा है या परसेंटेज एरर पूछा है। ठीक है, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट दूसरे पार्ट में उसने बोला था, एक बार पीछे चलते हैं। दूसरे पार्ट में उसने बोला था कि अगर इनको पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है, अगर इनको पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है तो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना बनेगा। तो याद कीजिए हम लोगों ने बोला था कि जब भी दो रेजिस्टर पैरेलल में कनेक्ट होते हैं उस केस में, सेकंड पार्ट कर रहे हैं, इन पैरेलल, जब भी हमारे पास दो रेजिस्टर पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट आता है, लेट्स से उसको मैंने आरपी बोल दिया, पैरेलल वाले के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को आरपी मैंने बोल दिया। और आरपी होता क्या है, 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, सो 1/RP इज इक्वल टू, ये हमारे पास हो जाएगा R1 प्लस R2 डिवाइड बाय R1 इंटू R2। और वी कैन से RP इज इक्वल टू R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। ठीक है, यहां से पहले मैं उस क्वांटिटी का एक्चुअल वैल्यू, जिसको हम मीन वैल्यू बोलते हैं, ठीक है, मीन वैल्यू निकालना चाहता हूं आरपी की। तो मेरे पास आरपी आ जाएगा, R1 की वैल्यू हमें दे रखी है 300, है ना? एक बार चेक कर लेते हैं। R1 की वैल्यू, सॉरी 100 दे रखी है, नॉट 300, 100 दे रखी है, 100 एंड 200 दे रखी है ना। ठीक है, ये हमें दे रखी है 100 इंटू R2 की वैल्यू कितनी दे रखी है। देखिए यहाँ पे जो वैल्यूज रखी जा रही हैं वो उन फिजिकल क्वांटिटीज की मीन वैल्यूज रखी जा रही हैं। ठीक है, एरर हम बाद में कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इंटू 200 R2 के अंदर दे रखा था, नीचे भी क्या आ जाएगा 100 प्लस 200। ठीक है, इसको सिंपली आप कैलकुलेट करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली आपके पास कुछ 66.7 ओम के अराउंड बनेगा। ये कुछ 66.7 ओम के अराउंड बनेगा आपके पास। तो ये तो आरपी आ गया मेरे पास। अभी मैंने उसके अंदर एरर नहीं कैलकुलेट किया है। ठीक है, और यही इसका ट्रिकी पॉइंट है कि जो क्वांटिटीज दूसरी दो क्वांटिटीज के रेसिप्रोकल्स पे डिपेंड करती है उनके अंदर आपको एरर थोड़ा सोच समझ के निकालना पड़ता है। ठीक है, उसके लिए मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूला लिखूंगा और इसी फॉर्मूला पे बेस्ड ही जेई एडवांस का क्वेश्चन था जो 2023 में पूछा गया था। उसमें एक्चुअली जैसे हमने पढ़ा था लेंजेस में भी कि जो फोकल लेंथ होती है वो 1 इमेज डिस्टेंस माइनस 1 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, याद होगा आपको ये फॉर्मूला। तो वहां पे भी क्या है कि फोकल लेंथ जो है v और u के रेसिप्रोकल पे डिपेंड करती है। तो इस तरह से क्वेश्चन उन्होंने घुमाया था, अंडरस्टैंड? ठीक है, तो चलिए ये आरपी आ गया। नेक्स्ट काम क्या करना था, इस आरपी के अंदर या सिंपली आरपी के अंदर हमें क्या कैलकुलेट करना था, फ्रैक्शनल एरर। अच्छा, फ्रैक्शनल एरर इस केस में कैसे कैलकुलेट करते हैं ये देख लीजिए। जब जैसे मेरे पास आरपी है तो वो क्या कर रहा है, R1 और R2 के रेसिप्रोकल पे डिपेंड कर रहा है। तो इसको एक्चुअली कैलकुलेट ऐसे किया जाता है कि दोनों साइड डिफरेंशिएट कर लिया जाता है इसको। ठीक है, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर लिया जाता है और डिफरेंशिएट करने के बाद मेरे पास बनता है डेल्टा RP डिवाइड बाय RP का स्क्वायर। आप डिफरेंशिएट करेंगे इसको, 1/RP को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, डेल्टा RP अपॉन RP का स्क्वायर। माइनस साइन भी आएगा लेकिन एरर्स में हम उस माइनस साइन को भूलते हैं। ठीक है, एरर में हम माइनस साइन कंसीडर नहीं करते हैं। इज इक्वल टू, यहाँ पे भी वैसा ही कुछ आएगा, डेल्टा R1 डिवाइड बाय R1 का स्क्वायर। यहाँ पे भी ऐसा आएगा डेल्टा R2 अपॉन
R2 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से एक्चुअली पहले मुझे कैलकुलेट करना है डेल्टा आरपी, क्योंकि मैं आरपी तो ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूं। अगर मेरे पास डेल्टा आरपी आ जाता है तो फिर ही मैं आगे इसका फ्रैक्शनल एरर या इसका परसेंटेज एरर कैलकुलेट करूंगा। तो अगर मुझे यहां से डेल्टा आरपी कैलकुलेट करना तो जो डिनोमिनेटर मैं उसको उठा के उधर ले जाता हूं, तो मेरे पास आ जाएगा यहां से आर पी का स्क्वायर डिवाइड बाय R1 का स्क्वायर इनटू डेल्टा R1। नेक्स्ट आर पी का स्क्वायर डिवाइड बाय R2 का स्क्वायर इनटू डेल्टा R2। ठीक है, अब आप आरपी भी ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, R1 R2 की भी वैल्यू पता है, और यहां पे ये जो आ रहा है ना डेल्टा R1 और डेल्टा R2, ये भी एक्चुअली उसने क्वेश्चन में आपको दे रखा है। ये रहा, R1 के अंदर डेल्टा R1 कितना है 3, R2 के अंदर डेल्टा R2 कितना है 4, ये आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है। आप इन सब की वैल्यू यहां पुट करिए। ठीक है, सिंपल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए और आपके पास आंसर आ जाएगा। सो डेल्टा आरपी आप यहां से निकाल सकते हैं। डेल्टा आरपी आपके पास यहां से आ जाएगा। आरपी की वैल्यू अभी हमने पीछे निकाली है, एक बार देख लीजिए। आरपी की वैल्यू यही निकाली है 66.7, है ना। ये सिंपल सब्स्टिट्यूट करिए, आपके पास आ जाएगा 66.7 डिवाइड बाय R1 की वैल्यू 100, तो इन दोनों का स्क्वायर है। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा R1 कितना था एक बार देख लीजिए, आई थिंक 3 था, एक बार देख लीजिए, हाँ 3 था। डेल्टा R1 कितना है 3। नेक्स्ट प्लस फिर से यहां पे है आरपी का स्क्वायर अपॉन R2 का स्क्वायर, तो आरपी फिर से 66.7 जो आप निकाल चुके हैं डिवाइड बाय R2 कितना है, R2 था हमारे पास 200, याद कीजिए, उस पूरे का स्क्वायर इनटू डेल्टा R2 कितना है, डेल्टा R2 देख लीजिए, डेल्टा R2 था आई थिंक 4। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, यस 4 है। ओके, अंडरस्टैंड। ठीक है, इस स्क्वायर को खोलना है 3 से मल्टीप्लाई करना है, इस स्क्वायर को खोलना है 3 से मल्टीप्लाई करना है, और इसको जैसे ही आप सिंपली सॉल्व करेंगे तो आपके पास डेल्टा आर की जो वैल्यू है, सॉरी डेल्टा आरपी की जो वैल्यू है अप्रॉक्सीमेटली कुछ 1.8 के अराउंड आएगी, कुछ 1.8 के अराउंड आएगी। मतलब ये मेरे पास आया है एब्सोल्यूट एरर इन आरपी, यानी जब दो रजिस्टर को पैरेलल में कनेक्ट किया तो उनके अंदर जो एब्सोल्यूट एरर था वो कुछ आरपी कुछ इस तरीके से आया। अंडरस्टैंड। ओके, तो आपने यहां से एक चीज नोट करी है कि एडिशन में तो क्या होता था, मान लो R1 प्लस R2 होता था, तो सीरीज में जो एब्सोल्यूट एरर बना, सीरीज में जो डेल्टा RS है वो सीधा ऐड हो गया, 4 + 3 कितना हुआ 7। लेकिन जब कोई क्वांटिटीज दूसरी दो क्वांटिटीज के डिवीजन पे या उनके रेसिप्रोकल्स पे डिपेंड कर रही है और उनके एडिशन पे डिपेंड कर रही है, उस सिचुएशन में देखिए डेल्टा आरपी ऐड नहीं हुआ, यानी कि 3 + 4 ना होके कितना आया हमारे पास 1.8, है ना। ये कितना आ रहा है 1.8, तो इसलिए मैं लिख दूंगा इसको, नेक्स्ट फाइनल वैल्यू जब हम डेल्टा आरपी की लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आरपी इज इक्वल टू आरपी का जो मीन वैल्यू है जो हमने कैलकुलेट किया है अभी 66.7 प्लस माइनस डेल्टा आरपी जो अभी कैलकुलेट किया, तो ये तो मेरे पास आया था 66.7 प्लस माइनस 1.8 ओम। ठीक है, ये मेरे पास आरपी आया है। मैं वहां पे एक्चुअली क्वेश्चन के अंदर हर जगह पे आरपीएम को आरपी ही लिख रहा था, एम वाले साइन को अवॉइड कर रहा था, लेकिन आप ये मान के चलिए कि जब भी आप किसी चीज की कैलकुलेशन कर रहे हैं, दूसरी दो क्वांटिटीज की मीन वैल्यू से आपके पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो भी मीन वैल्यू ही आएगी। यानी अगर R1 मैंने आपको दिया था, R1 अगर आपको ऐसे करके लिखा हुआ था लेट्स से 100 प्लस माइनस 3 ओम, तो इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पे R1 का मीन वैल्यू ही गिवन है, तो R1 के मीन वैल्यू और R2 के मीन वैल्यू से जो चीज़ आप कैलकुलेट करेंगे वो RP की मीन वैल्यू ही तो होगी। तो मतलब ये जो 66.7 है ये आपने RP की मीन वैल्यू ही कैलकुलेट करी है, लेकिन उसको लिखने का तरीका कुछ ये होता है। ठीक है, अब इसके बाद अगर वो आरपी के अंदर फ्रैक्शनल एरर पूछता है या परसेंटेज एरर पूछता है तो कोई बड़ी बात है नहीं अब आपके लिए। आपने क्या करना है 1.8 डिवाइड बाय 66.7 करेंगे तो आपके पास फ्रैक्शनल एरर आ जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज एरर आ जाएगा, वेरी इजी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन एक हम और करेंगे, जैसा अभी मैंने बोला फोकल लेंथ वाला, और इस तरह के क्वेश्चन रिसेंटली एग्जाम में पूछे भी जा रहे हैं, जैसे 2023 में पूछ लिया। ठीक है, और आगे आने वाले टाइम में इस तरह का क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकेगा, क्योंकि सिंपल एडिशन से फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जा चुके हैं, अब इस तरीके से रेसिप्रोकल वाले क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इन तरह के क्वेश्चन की 2 क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ। आप और भी फिजिकल क्वांटिटीज ढूंढ के, है ना, जैसे फोकल लेंथ या मिरर फॉर्मूला, वो भी ऐसे रेसिप्रोकल्स पे डिपेंड करता है, तो ऐसी क्वांटिटीज ढूंढ के उनके भी आप प्रैक्टिस करेंगे।
ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये देखिए जिस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था, ये क्वेश्चन है जेईई एडवांस 2023 का क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है इन एन एक्सपेरिमेंट, किसी बंदे ने कोई एक्सपेरिमेंट किया और उसने एक थिन कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ मेजर करी। कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है, उसकी फोकल लेंथ मेजर करी। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज, इस चीज को नोट करिए, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको दे रखा है, एंड द डिस्टेंस ऑफ इट्स रियल इमेज, उसने बोल दिया रियल इमेज बनी है, तो ये आपको दे रखा है 20 ± 0.2 सेंटीमीटर। ये दो वैल्यू ही आपको नोट करनी है, एक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एक इमेज डिस्टेंस। लिखते हैं आगे। अच्छा एक बार देख लेते हैं, पूछ क्या रहा है, द एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज n%। वो कह रहा है अगर आप परसेंटेज एरर कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आएगा n%, तो मुझे उस n की वैल्यू बताइए। ये इंटीजर टाइप में जो क्वेश्चन आते हैं जेईई एडवांस में, वो वहां से क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। बड़ा सिंपल एरर का क्वेश्चन है, बस वो रेसिप्रोकल वाला कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि रेसिप्रोकल में जब क्वांटिटीज एक दूसरे के साथ रिलेट होती हैं तो एरर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं इस क्वेश्चन में, हमें u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को याद होगा 10th क्लास से हम u से लिखते थे, है ना। तो u हमें दे रखा है इस क्वेश्चन में 10 ± 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो दे दिया मुझे उसने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, इमेज डिस्टेंस v, वो उसने मुझे दे रखा है 20 ± 0.2 सेंटीमीटर। ये उसने मुझे इमेज डिस्टेंस दे दिया। अंडरस्टैंड? ओके, अब आपका टास्क है फोकल लेंथ निकालना, है ना, क्योंकि हमें पता है लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के साथ कुछ इस फॉर्मूले से रिलेटेड होती है, 1/v - 1/u। याद करिए ये फॉर्मूला क्लास 10th में आपने पढ़ा भी था कि जो फोकल लेंथ होती है इमेज और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के साथ कुछ इस तरह से रिलेटेड होती है। ठीक है, अच्छा उसने कहा रियल इमेज बनी है, थिन कॉन्वेक्स लेंस है और रियल इमेज बनी है, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड पे रखा है। ठीक है, और इमेज उसकी कुछ राइट हैंड साइड पे बनी है। याद करिए 10th क्लास में से ऐसा ही कुछ बनाते थे, रियल इमेज दूसरी साइड बनती थी लेंस के केस में, है ना। तो इसका मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आप इस फॉर्मूले में पुट करोगे वो आपने नेगेटिव ले लेना है। ओके, तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ से u, जब मैं फोकल लेंथ कैलकुलेट करूंगा, अभी मैं फ्रैक्शनल एरर या मीन एब्सोल्यूट एरर कुछ नहीं कैलकुलेट कर रहा, मैं तो सिर्फ फोकल लेंथ निकालने का ट्राई कर रहा हूं। तो अगर मुझे फोकल लेंथ चाहिए तो u की वैल्यू ये वाली यूज करेंगे जो उसकी मेन वैल्यू है, और v की भी ये वाली वैल्यू यूज करेंगे जो उसकी मेन वैल्यू है, यानी कि 10 और 20। लेकिन u को मुझे नेगेटिव लेना है, यानी कि -10 सेंटीमीटर। सिमिलरली v, क्योंकि रियल इमेज बनी है तो इसको प्लस लेना है 20 सेंटीमीटर। अब इन दोनों वैल्यूज का यूज करके आप एक बार फोकल लेंथ निकालिए। ठीक है, तो आपके पास जो फोकल लेंथ आएगी उसको देखते हैं। मेरे पास आ जाएगा 1/f = 1/20 - 1/-10 विच कम्स आउट टू बी आई थिंक 3/20। ठीक है, और यहां से फोकल लेंथ आ जाएगी आपके पास 20/3, ये कुछ आ जाएगा 6.666 सेंटीमीटर। ठीक है, आपके पास ये फोकल लेंथ आ गई। अंडरस्टैंड? ये आपके पास फोकल लेंथ आ गई। ओके, और ये फोकल लेंथ की मीन वैल्यू आई है। अभी भी आपके पास क्या आया, फोकल लेंथ की मीन वैल्यू, क्योंकि आपने फोकल लेंथ निकाली है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की मीन वैल्यू से और इमेज डिस्टेंस की मीन वैल्यू से। यस और नो? अभी क्या कैलकुलेट करना है, फोकल लेंथ के अंदर फ्रैक्शनल एरर या मीन एब्सोल्यूट एरर, जिसको डेल्टा एफ बोलेंगे। तो डेल्टा एफ कैलकुलेट करने के लिए फिर से अभी जो पीछे रेजिस्टर्स वाला क्वेश्चन किया था उसमें भी क्या था, 1/rp = 1/r1 + 1/r2, वैसा ही कुछ वहां पे था। ठीक है, तो उसमें भी हमने क्या किया था, मैंने बोला था जस्ट इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास फ्रैक्शनल एरर इन फोकल लेंथ आ जाएगा। लिखते हैं, तो अगर आप जो एक्सप्रेशन है हमारे पास ये वाला 1/f = 1/v - 1/u, इसको अगर दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास बनेगा डेल्टा f डिवाइड बाय f का स्क्वायर = डेल्टा v डिवाइड बाय v का स्क्वायर। क्योंकि हम फ्रैक्शनल एरर या एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करने का ट्राई कर रहे हैं तो साइन इग्नोर कर देने हम लोगों ने, हर जगह प्लस ले लेना है क्योंकि एरर्स हमेशा ऐड होते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा हमेशा हमारे पास डेल्टा u डिवाइड बाय u का स्क्वायर। ठीक है, यहां से मुझे डेल्टा f निकालना है सबसे पहले, तो डेल्टा f आ जाएगा मेरे पास, ये f का स्क्वायर यहां जाएगा तो मेरे पास आ जाएगा f डिवाइड बाय v का स्क्वायर। देख लीजिए एक बार, f डिवाइड बाय v का स्क्वायर प्लस यहां से आ जाएगा मेरे पास f डिवाइड बाय u का स्क्वायर इनटू डेल्टा u। ठीक है, अब आपके पास डेल्टा u भी है, डेल्टा, यहां पे मैंने डेल्टा v मिस कर दिया, एक मिनट, यहां पे डेल्टा v भी आएगा इनटू डेल्टा v प्लस
एफ डिवाइड बाय यू और इसका स्क्वायर साथ में आ जाएगा डेल्टा यू। ठीक है, ओके। डेल्टा एफ ऐसे कैलकुलेट होगा, फोकल लेंथ जो आपने ये कैलकुलेट करी है डिवाइड बाय इमेज डिस्टेंस का मीन वैल्यू जो आपको क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 20 जो यहाँ पे पुट भी किया था। ठीक है, डेल्टा वी इमेज डिस्टेंस के अंदर जो एरर दिया हुआ है प्लस फिर से फोकल लेंथ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का मीन वैल्यू जो आपको दिया हुआ है इनटू डेल्टा यू, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के अंदर जो आपको एरर दे रखा है वो आपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। एक बार देख लेते हैं वैल्यू, हमें फोकल लेंथ की वैल्यू तो यहाँ से पता ही है 6.66 है। एक बार v की वैल्यू भी वैसे तो हमें पता है 20 है, इसकी 10 है, लेकिन ये डेल्टा v और डेल्टा u हमें देखने पड़ेंगे, है ना क्वेश्चन से। तो देखिए डेल्टा u हमें दे रखा है 0.1 और जो डेल्टा v है वो हमें दे रखा है 0.2। तो इन दोनों वैल्यूज को यूज करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास आ जाएगा डेल्टा f इज इक्वल टू f की वैल्यू पुट कर देंगे 20/3 है ना, इनटू इमेज डिस्टेंस है तो इमेज डिस्टेंस आपको 20 दे रखी है। ठीक है, और इसका कर देंगे स्क्वायर। ठीक है, इनटू डेल्टा वी, अच्छा डेल्टा वी भी आपको दे रखा है, डेल्टा वी आई थिंक आपको दे रखा है 0.2, देन प्लस फिर से फोकल लेंथ 20/3 इनटू यहाँ से इमेज डिस्टेंस आपको दे रखा है 10, इसका स्क्वायर एंड डेल्टा यू आपको दे रखा है 0.1। एक बार चेक कर लेंगे कि डेल्टा यू 0.1 है, यस डेल्टा यू 0.1 है, डेल्टा वी 0.2 सेंटीमीटर हमें दे रखा है। ठीक है, इस पूरे को जब आप कैलकुलेट करेंगे, इस पूरे में ये जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आप जब कैलकुलेट करेंगे तो मैं सीधा वैल्यू लिख रहा हूँ, आपके पास कुछ आएगा 0.0666, कुछ इस तरीके का आंसर आएगा इन सेंटीमीटर। ठीक है, कुछ इस तरह का आंसर आएगा। ठीक है, अब एब्सोल्यूट एरर इन फोकल लेंथ पता चल गया और फोकल लेंथ की मीन वैल्यू भी पता चल गई, तो निकालना क्या है, फ्रैक्शनल एरर। पहले फ्रैक्शनल निकालेंगे फिर ही तो परसेंटेज एरर आएगा। नेक्स्ट हमारा टास्क है डेल्टा एफ बाय एफ निकालना, और डेल्टा एफ बाय एफ कैसे आएगा, सिंपली 0.0666 डिवाइड बाय इसकी फोकल लेंथ की मीन वैल्यू क्या आई थी 6.666, यही आई थी। ठीक है, ओके, और इसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डेल्टा एफ डिवाइड बाय एफ इंटू 100, इधर भी अगर हम 0.0666 इंटू 100 कर देंगे डिवाइड बाय 6.666 ये करेंगे तो आप देखेंगे कि ये ऑलमोस्ट आपके पास 1 बन जाएगा, है ना, ये 1 बन जाएगा, यानी 1% आ गया। ठीक है, तो फ्रैक्शनल एरर निकाला, उसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो परसेंटेज एरर आ गया, और परसेंटेज एरर आया कितना है 1%। ठीक है, लेकिन उसने क्वेश्चन में बोल रखा था कि अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो n% आना चाहिए, तो फिर हमारे पास n की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो इस क्वेश्चन का आंसर है 1। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, बस ध्यान ये रखना है कि रेसिप्रोकल वाली क्वांटिटीज में एरर कुछ और तरीके से कैलकुलेट होता है। कैसे कैलकुलेट होता है, हमने 2 क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस कर लिए, तो ये जेईई एडवांस 2023 का क्वेश्चन था। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है, अ मेटल वायर हैज मास दिस, मतलब मेटल वायर का मास दे रखा है, मेटल वायर का रेडियस दे रखा है और मेटल वायर की लेंथ दे रखी है। द मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर इन मेजरिंग द डेंसिटी विल नियरली बी, वो कह रहा है इसकी जब आप डेंसिटी मेजर करोगे तो उसके अंदर मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर कितना आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन उसने हमसे पूछा है। तो देखिए मेटल वायर है तो मेटल वायर को हम सिलेंड्रिकल शेप का ज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं सिलेंडर की लेंथ L है, रेडियस R है, ठीक है, और मास उस सिलेंडर का कितना है M। तो हमें पता है कि डेंसिटी डिफाइन कैसे की जाती है, डेंसिटी इन जनरल कैसे लिखी जाती है, डेंसिटी इज सिंपली मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी को फॉर द मोमेंट मैं रो से लिख लेता हूँ, मास को फॉर द मोमेंट m से लिख लेते हैं, और वॉल्यूम, अच्छा सिलेंडर है तो सिलेंडर का वॉल्यूम πr² L या πr² H होता है, πr² लेट से L लिख लेते हैं क्योंकि उसने लेंथ बोला हुआ है मैंने। ठीक है, अंडरस्टैंड। अब उसने बोला है कि फॉर्मूला तो आपके पास है, आप डेंसिटी के अंदर परसेंटेज एरर निकालिए कितना आएगा। तो परसेंटेज एरर निकालने के लिए पहली अप्रोच हमारी फ्रैक्शनल एरर की तरफ जानी चाहिए। जैसे ही फ्रैक्शनल एरर कैलकुलेट होगा हम जस्ट उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास परसेंटेज एरर आ जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं इसको। फिर से इस पाई को छोड़ देना क्योंकि पाई कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करेगा एरर कैलकुलेशन में, जस्ट पावर कंट्रीब्यूट करती है और वो खुद क्वांटिटी कंट्रीब्यूट करती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारे पास आ जाएगा फ्रैक्शनल एरर इन डेंसिटी इज इक्वल टू m की पावर 1 है तो डेल्टा m डिवाइड बाय m, यानी फ्रैक्शनल एरर इन
मास, देन नेक्स्ट प्लस ये पावर 2 है, ऊपर जाएगी नेगेटिव, लेकिन नेगेटिव नहीं लेनी, पावर पॉजिटिव ही लेनी है, डेल्टा आर डिवाइड बाय आर प्लस ये लेंथ भी जब ऊपर जाएगी तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, लेकिन नेगेटिव नहीं लेनी, पावर पॉजिटिव लेनी है, दैट इज 1 इंटू डेल्टा एल डिवाइड बाय एल। अंडरस्टैंड? यहां तक की कहानी क्लियर है? ओके, अब क्या करना है, सिंपली डेल्टा एम, आपको जो भी मास दे रखा है इसके अंदर ये डेल्टा एम है और ये मास है, यानी मास की मीन वैल्यू है। सिमिलरली ये आपके पास डेल्टा आर है और ये आर का मीन वैल्यू है। सिमिलरली लेंथ के अंदर ये डेल्टा एल है और ये लेंथ का मीन वैल्यू है। ठीक है, जो आपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, सब कुछ एज इट इज सब्स्टिट्यूट कर दीजिए वैल्यूज। मेरे पास नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, हमारे पास आ जाएगा डेल्टा रो डिवाइड बाय रो इज इक्वल टू डेल्टा एम। ओके, डेल्टा एम इज 0.02, 0.02 डिवाइड बाय आई थिंक 0.4 था, एक बार चेक कर लेते हैं। 0.4 0.02 है, सॉरी 0.000 है ना, चेक कर लेते हैं। यस 0.02 है। नेक्स्ट रेडियस के अंदर है 0.3 और 001, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स 0.001 डिवाइड बाय 0.3 0.3। देख लीजिए मैं यहाँ पे जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, कौन सी वैल्यू, यहाँ पे मास था तो मास के अंदर जो डेल्टा एम एरर था वो पुट के नीचे मास की एक्चुअल वैल्यू। लास्ट में है मेरे पास लेंथ, तो लेंथ के अंदर कितना दे रखा है, लेंथ के अंदर बोल रखा है 0.02 डिवाइड बाय 5। एक मिनट, 0.02 डिवाइड बाय 5, यस यही दे रखा है। ओके अच्छा, आपने एक चीज नोटिस करी होगी, ये तीनों क्वांटिटीज अलग अलग यूनिट्स में दे रखी थी, एक मिलीमीटर में दे रखा था, एक सेंटीमीटर में दे रखा था, है ना, ऐसे कुछ अलग अलग यूनिट्स में दे रखी थी। तो देखिए आप ये चिंता मत करिए कि इनके यूनिट कन्वर्ट करने या सेम यूनिट में रखना, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, सेम ही क्वांटिटी को सेम ही से डिवाइड कर रहे हो, तो अगर आप यूनिट कन्वर्ट भी करोगे तो वो फ्रैक्शन, वो फैक्टर कट आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज की चिंता नहीं करनी कि इनके यूनिट्स अलग अलग दिए हैं तो इससे कोई दिक्कत होगी। अंडरस्टैंड? जब आप फ्रैक्शनल एरर कैलकुलेट करेंगे, लेकिन जब हो सकता है आपको डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए बोलता, वो इन जनरल सिर्फ डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए बोलता, तो फिर आपको इनके जो यूनिट्स हैं वो सेम करने थे। ठीक है, लेकिन फ्रैक्शनल एरर कैलकुलेट करते टाइम या परसेंटेज एरर कैलकुलेट करते टाइम जरूरी नहीं है कि आप उनके यूनिट सेम कर लीजिए। ठीक है, जैसी वैल्यूज दी हैं वैसे ही पुट कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से डेल्टा रो डिवाइड बाय रो, अगर दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा परसेंटेज एरर इन डेंसिटी। इधर भी आ जाएगा 0.002 डिवाइड बाय 0.4 इंटू 100 प्लस 2, ये बन जाएगा 0.001 डिवाइड बाय 0.3 इंटू 100 प्लस लास्ट में है 0.02 डिवाइड बाय 5 इंटू 100। ठीक है, ओके, तो मतलब ये वाली क्वांटिटी बन गई परसेंटेज एरर इन द मास, ये वाली क्वांटिटी बन गई परसेंटेज एरर इन द रेडियस, और लास्ट वाला बन गया परसेंटेज एरर इन द हमारे पास लेंथ। ठीक है, इस पूरे को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास कुछ 1.6% के अराउंड आंसर बनेगा। ठीक है, आप खुद से कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं, या अगर खुद कर सकते हैं तो खुद से कर लेना। ये परसेंटेज एरर इन द डेंसिटी बनेगा, दैट इज 1.6% के अराउंड। ठीक है, एक बार देख लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अंडरस्टैंड? ओके, तो हमने आज की क्लास में टोटल 7 क्वेश्चन किए हैं, जिन क्वेश्चंस में हमने ये देखा कि एरर्स की जो प्रॉपर्टीज हैं, एरर कैसे समेशन में प्रोपेगेट होता है, एरर, अच्छा सब्ट्रैक्शन वाला कोई क्वेश्चन नहीं किया, लेकिन सिंपली जैसे एडिशन में एरर प्रोपेगेट होता है, कल हमने बात करी थी कि सब्ट्रैक्शन में भी एरर हमेशा ऐड ही होता है। हाँ, क्वांटिटी का उसका मीन वैल्यू निकालने के लिए आप सब्ट्रैक्ट करते हो, लेकिन एरर निकालने के लिए हमेशा वो ऐड ही होता है। अंडरस्टैंड? फिर हमने मल्टीप्लिकेशन के ऊपर कुछ सवाल देखे, डिवीजन के ऊपर कुछ सवाल देखे, और 2 सवाल जो मैंने बार बार आपको बोला बड़े इंपॉर्टेंट है, वो है कि जब एक क्वांटिटी किन्हीं 2 क्वांटिटीज के या 2 से ज्यादा क्वांटिटीज के रेसिप्रोकल पे डिपेंड होती है। ठीक है, अंडरस्टैंड? तब आपको थोड़ा सा इन क्वेश्चंस को और ज्यादा ध्यान से करना होता है। पहले उस क्वांटिटी का मीन वैल्यू निकाला जाता है एक्चुअल फॉर्मूले से, फिर उस क्वांटिटी के अंदर डेल्टा मतलब उसका एब्सोल्यूट एरर निकाला जाता है, फिर फ्रैक्शनल, फिर परसेंटेज। तो इस तरीके से स्टेप वाइज चलना है आपने। अंडरस्टैंड? ठीक है, मैं लास्ट में एक स्लाइड पे ये चीज लिख भी देता हूं कि जब कभी भी आपके पास कोई क्वांटिटी
लेट्स से कोई क्वांटिटी Q है और वो किन्हीं दो क्वांटिटी लेट्स से A और कोई दूसरी क्वांटिटी B है, या इससे ज़्यादा भी हो सकती है, C पे भी डिपेंड कर सकती है। इस तरीके से जब भी हो और आपको बोला जाए कि आप Q के अंदर फ्रैक्शनल एरर या परसेंटेज एरर कैलकुलेट करिए, तो पहला स्टेप है आप QM निकालेंगे, यानी उसकी मीन वैल्यू निकालेंगे। और मीन वैल्यू तो आप यहाँ पे ए के अंदर जो ए की जो मीन वैल्यू है, बी की जो मीन वैल्यू है, वो पुट करके आप यहाँ से क्यू की मीन वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, ये पहला टास्क होगा, ये आप इजीली कर सकते हैं। जैसा आप हमने फोकल लेंथ वाले क्वेश्चन में भी किया कि सबसे पहले फोकल लेंथ की मीन वैल्यू निकाली, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की मीन वैल्यू यूज करके और इमेज डिस्टेंस की मीन वैल्यू यूज करके। ये पहला काम होगा। अगले स्टेप में आपने क्या करना है, डेल्टा क्यू डिवाइड बाय क्यू एम, ये फॉर्मूला लगाना है और यहां से आपके पास आ जाएगा उस क्वांटिटी के अंदर जो एब्सोल्यूट एरर है, डिवाइड बाय ए एम का स्क्वायर प्लस डेल्टा बी डिवाइड बाय बी एम का स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से फिर आप डेल्टा क्यू कैलकुलेट करेंगे। अगर यहाँ से एग्जैक्ट फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा क्यू एम डिवाइड बाय ए एम इनका स्क्वायर इनटू डेल्टा ए, ठीक है, प्लस डेल्टा बी, सॉरी डेल्टा बी हमारे पास आ जाएगा क्यू एम डिवाइड बाय बी एम इसका स्क्वायर इनटू डेल्टा बी। ठीक है, तो सबसे पहला काम होगा QM निकालना, QM निकालने के बाद डेल्टा Q निकालना। फिर इसके बाद तो चाहे हमसे वो फ्रैक्शनल एरर पूछे चाहे परसेंटेज एरर पूछे, कोई वो बड़ा टास्क हमारे लिए रहेगा नहीं। इस तरह के क्वेश्चंस में यही सबसे ट्रिकी पार्ट है कि ये कैसे कैलकुलेट होता है, ये डेल्टा Q कैसे कैलकुलेट होता है। तो मैंने इन जनरल फॉर्मूला भी लिख दिया, अगर आप इस फॉर्मूले की हेल्प से करेंगे। अगर मान लो 2 से ज़्यादा क्वांटिटी होती, लेट्स से यहाँ पे और भी होता कि 1/CM है ना, 1/D होता, तो एज इट इज़ आगे आगे बढ़ता जाएगा ये। ठीक है, अंडरस्टैंड, ओके। और इस तरह के क्वेश्चन इन फ्यूचर आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल नई तरह के क्वेश्चन है। अभी तक जेईई एडवांस में पूछा गया है और बाकी किसी एग्जाम में अभी तक मैंने देखा नहीं है। ठीक है, तो इन तरह के क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर रहिए। एरर से अगर ये क्वेश्चन आए तो ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला भी मैंने आपको बता दिया और 2 क्वेश्चन भी हमने इसके ऊपर प्रैक्टिस कर लिए हैं। अंडरस्टैंड, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा एरर एनालिसिस यहाँ पे खत्म होता है। अब एक क्लास और लेनी है हमको इस चैप्टर की, जिसमें हम लोग बात करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स की, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऐसी कुछ छोटी छोटी चीज़ों की बात करेंगे। आई थिंक ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की हम बात कर चुके हैं, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स लास्ट जो टॉपिक इसमें से बचा है। और ट्राई करेंगे कि कुछ क्वेश्चन और हम इसके करें, चाहे डिमेंशनल एनालिसिस के या फिर एरर एनालिसिस के। बाकी के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते रहिए और नोट्स को अच्छे से पढ़ते रहिए। इस तरीके से आपका ये चैप्टर पूरा अच्छे से प्रिपेयर हो गया होगा, आई होप। ठीक है, फिर बढ़ेंगे हम चैप्टर नंबर 2 हमारे क्लास 11 का, दैट इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो उसको स्टार्ट करेंगे। कल वाली एक क्लास होगी हमारी जिसमें हम लोग फिर से इस चैप्टर पे थोड़ा काम करेंगे, जिसमें हम सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करेंगे। और उससे जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, दैट इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ओके, ठीक है। तो होपफुली आज की क्लास आपको समझ आई होगी। अंडरस्टैंड, थैंक यू सो मच।